इवनिंग मैम। हाँ ठीक है, आपको आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिबेट। तो आज गुड इवनिंग, आप सब लोगों का स्वागत है केयर बिफोर क्योर के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली इस डिबेट में। तो केयर बिफोर क्योर से आप में से ज़्यादातर लोग किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए ही हैं, तो आप लोगों को पता होगा। फिर भी केयर बिफोर क्योर है कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया की जागरूकता व जानकारी फैलाने के लिए एक रजिस्टर्ड संस्था। तो हम लोग अभी काफी सारे अभिवक्ताओं से कनेक्ट हैं, एडवोकेट से कनेक्टेड हैं, और वो नेटवर्क कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। कोई भी चीज के अपडेट के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट carebeforeCureIndia.org पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का अगेन बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है कानूनों द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा चुका है। यदि आप पक्ष में बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे सारे कानून बन चुके हैं जिससे कि महिलाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा चुका है। और अगर आप विपक्ष में बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, या फिर आप उसके लूप होल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम बोलूंगी, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आवाज आपकी चेक हो जाए उसके बाद। मैम ये वीडियो ऑन करना कंपलसरी है? नहीं नहीं, वीडियो जिसको ऑन करने का कंफर्टेबल फील होता है वो कर सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी अच्छा लगता है वो वीडियो ऑन करके बोल सकता है, जिससे उसके बिना अच्छा लगता है वो ऑफ करके बोल सकता है। ओके मैम। रिकॉर्डिंग में उसी हिसाब से आएगा आप लोगों का सबका। अगर वीडियो ऑफ है तो आपका जो भी डिस्प्ले पिक्चर है और नाम है वो दिखता है रिकॉर्डिंग में। मैम समवन इज म्यूटेड मी। या या ओके, सो एनीवेज, तो अब जो भी बोल रहा है वो लोग सब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, उसके अलावा सब लोग म्यूट रखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट हैं राजेश जी, जो कि पक्ष में बोल रहे हैं। राजेश जी, आप यहाँ पे हैं? राजेश जी हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट। उसके बाद है मीनाक्षी कुमारी जी, वो भी पक्ष की हैं। क्या आप में से कोई यहाँ पे है सर? मीनाक्षी कुमारी जी, ओके। इसके बाद है दीप्ति गुप्ता जी, जो कि विपक्ष में बोलती हैं। दीप्ति गुप्ता जी, दीप गुप्ता नाम अलग है। ओके ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। जो भी है यहाँ पे उनका करते हैं। ओके, मनु शर्मा जी, आप हैं यहाँ पे? इसके बाद मनु शर्मा जी। इसके बाद हैं ऋषभ सिंह परिहार जी, अजरुद्दीन खान जी और चिंटू कुमार शर्मा जी। आप में से कोई है अभी बोलने के लिए प्रिपेयर? ओके, चिंटू कुमार शर्मा जी यहाँ पे हैं आई थिंक। चिंटू जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? आई थिंक वो अभी नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोहम्मद शकील खान जी हैं और मनीष बुलिया जी हैं। और दीप गुप्ता है ना, वही है जो वापस आ गई थी उसको। ओके ओके, दीप्ति गुप्ता जी, हेलो। आप हाँ आप ओके। सो दीप्ति गुप्ता जी हमारी पहली पार्टिसिपेंट हैं जो कि विपक्ष में बोल रही हैं। दीप्ति जी, आप बोलने के लिए रेडी हैं? आपकी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। Hello, everyone. Hello, everyone. My name is Deepti from रीवा, मध्य प्रदेश। आज का टॉपिक है कानूनों द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा चुका है। इसके विपक्ष में मैं बोलना चाहूंगी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी महिलाएं पर अत्याचारों की संख्याओं में कमी नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे थे और हैं। समय समय पर महिलाओं के अधिकारों। एक्सक्यूज मी मैम, फिर से रिपीट हेलो कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। रितेश सर, जी, अगर अभी वो बोल रही हैं तो आप अभी अपना माइक कृपया म्यूट रखें। आपको जो पूछना है आप चैट में पूछ सकते हैं।
आप कंटिन्यू। कंटिन्यू। या समय समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है और नए नए कानून बनते गए। पहले महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार रहीं और अब कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है। जैसे महिलाओं के अधिकार में बने कानून तो बहुत हैं, लाइक घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिला में 2005 अश्लील कार्य सेक्शन 294 आईपीसी के अंडर में आता है। स्त्री की लज्जा हेतु भारतीय दंड संहिता में है। अन्य प्रावधान है जो 354 आईपीसी में है और रेप 376 आईपीसी। ऐसे कई सारे अधिकार हैं जो जिनके कानून बने गए हैं महिलाओं के हित के लिए। मेरा जो मेन पॉइंट है, कानूनों द्वारा महिलाओं को और उनके अधिकारों को सुरक्षित एवं संगठित तो कर दिया गया है, परंतु इनके कानूनी राहत प्रक्रियाओं बहुत जटिल होने के कारण महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त करने से डरती हैं। उन्हें अपने परिवार समाज की चिंता रहती है। आज भले ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जॉब करने वाली हैं और अपने अधिकारों को जानती हैं, परंतु महिलाएं अपनी कानूनी राहत या अधिकार के लिए कदम उठाती हैं, परंतु कानूनी कार्यवाही को देखते और करते करते बीच में ही छोड़ देती हैं। रीजन फर्स्ट, आर्थिक स्थिति। सबकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है या नहीं होती है। कभी कभी बड़े बड़े वकीलों के खर्च या कोर्ट के खर्च से सरवाइव नहीं कर पाती हैं तो छोड़ देती हैं, या कोर्ट में बार बार आना जाना उन्हें प्रॉब्लम करता है। थर्ड, कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबित होती है, लंबे लंबे समय लेते हैं, डेट टू डेट होती रहती है और वो साल 2 साल से 5-6 साल चले जाते हैं। इससे भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो इनसे कंफर्ट नहीं रहती हैं और नेक्स्ट बदनामी का डर उन्हें ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो एक समाज में रहती हैं, तो वो कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा आने में हिचकिचाहट रहती है। और इन कानूनी प्रक्रियाओं में भी महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़ना होती ही है। बस उनके इन्हीं डर से प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में लापरवाही करते हैं, जिसमें महिलाओं के हित में बने कानून का लाभ महिलाएं खुद नहीं उठा पाती हैं। इसी तरह से एक रिसेंट केस हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में हुआ है। रीवा मऊगंज के एक जेल में एक महिला बंदी मर्डर केस पे बंद है। उसके साथ अभी 10 दिन मई के टाइम पे, मई 2020 में अभी एक केस आया कि उसके साथ 5 पुलिस 10 दिन से कंटिन्यू गैंगरेप उसके साथ हो रहा है। कौन कर रहा है? यही जेल के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस। तो ये केस तब हुआ जब वहाँ पे कुछ जुडिशियल अधिकारी निरीक्षण के लिए गए और फिर उन्होंने उनसे बात की, तो उस महिला बंदी ने बताया कि हम मेरे साथ 10 दिन से ये यहाँ के पुलिसकर्मी रेप कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम वहाँ के महिला वार्डन को भी बताया, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। बस उसकी अपनी ड्यूटी खतरे में होने के कारण उसने एक्शन में नहीं लिया। फिर यही वहाँ के जुडिशरी निरीक्षण में उन्होंने काउंटर पूछा कि बर्डन से पूछा उन्होंने कि ऐसा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, इस महिला बंदी ने मुझे बताया कि इसके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है। तो अभी ये रिसेंट का केस है। तब यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव दौरा व जिला व सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने एफआईआर के लिए कहा और इसे संज्ञान में लिया। तो मेरा यही कहना है कि मेरा यही कंक्लूजन है कि हमारे संविधान में महिलाओं को सुरक्षित व संरक्षित के लिए अच्छे कानून तो काफी बने हैं, परंतु उसकी प्रक्रिया में कई अड़चनें आ रही हैं, जिससे सीधे सरल व फास्ट ट्रैक में करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, मेरा यही पॉइंट था। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। इसके बाद बोलने वाले हैं चिंटू जी, जो कि पक्ष की ओर से बोलेंगे। चिंटू जी, आप रेडी हैं? चिंटू कुमार शर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो अनम्यूट हो गया। 1 मिनट। 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 1
आपकी आवाज नहीं आ रही है चिंटू जी, आप अपना माइक एक बार देखिए। अगर आपके ईयरफोन्स लगे हैं तो आप वो हटा के देखिए एक बार, फिर आवाज आ जाएगी शायद। गुड इवनिंग मैम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। मैम, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में कानूनों के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा चुका है। इस विषय में अभी हाल में भी कुछ नए कानून बने हैं जिसके आधार पर महिलाओं को कुछ और ज़्यादा कानूनी तौर पे मजबूती मिली है, जिसके ओके, आई थिंक चिंटू जी को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या माइक प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में है सरोज कनवारिया जी। सरोज जी, आप हैं यहाँ पे? सरोज जी के बाद है रजत पचेरा जी। ओके। इसके बाद हैं जयंत शर्मा जी। जयंत शर्मा जी के बाद हैं रितेश कुमार शिवपुरी जी। रितेश जी, आप हैं? ओके जी जी, ओके मैम, ओके मैम। ओके रितेश जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं टॉपिक के, विपक्ष में। आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हम महिलाओं को लेकर, आज हमारे देश में महिला किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। इतने कानून होने के बाद भी मामले भारत में हो रहे हैं लगातार। अभी जैसा कि दीपा दीदी ने बताया कि अभी जो 2-3 केस हुए हैं उसके बारे में, और मैं आपको बता रहा हूँ में किसी प्रकार का भय नहीं है के प्रति। कहीं ना कहीं आज अपन यहाँ इस मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेप या बलात्कार या छेड़छाड़ जैसा केस कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो आज मैं बात करूंगा, संविधान में कानून तो बहुत सारे बने हैं। हेलो हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे बने हैं, पर कानून का भय नहीं है अपराधी को किसी भी प्रकार का। वो आज अपराध करने में किसी प्रकार से भी वो मतलब डर नहीं रहा है, इतना कानून होने के बाद भी। तो आ, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि रेप, छेड़छाड़, जैसे आईपीसी धारा 354 छेड़छाड़, और 376 बलात्कार, और 292 आईटी एक्ट, और अभी साइबर अपराध भी बहुत बड़ा है महिलाओं को लेकर। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, पेपर में भी देखा होगा। और जो अपराधी होता है, अपन अपराधी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं महिला के टच में रहता है, मतलब कि वो पहचान का ही होता है। और अभी तक के मामलों में ये देखा है मैंने भी, और सुना भी है मेरे एक नॉलेज के हिसाब से। तो वही व्यक्ति अपराध करता है, छेड़छाड़ करता है, और ऐसा संगीन अपराध करता है। अपराधी हमारे समाज से ही निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कोई वो विशेष व्यक्ति है, पर वो अपराध क्यों करता है, किस कारण से कर रहा है, इतना कानून होने के बाद भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी एक तोमर, अंकिता तोमर का जो केस है। हेलो जी, आपकी हेलो। आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। उस केस में भी हमने देखा है कि उसको किसी अलग मुद्दे को लेकर जोड़ के कुछ पार्टियां और उसे वो कर रही है, उसे कुछ और मोड़ दे रही है, कोई दिशा दे रही है। बाकी किसी भी केस की हम यदि बात करें महिलाओं को लेकर, तो अधिकतर भारत में यदि हम आंकड़ा देखें तो महिलाओं को लेकर जो अपराध हुए उसका सेकंड पोजीशन पे हम लोग, जो बहुत शर्म की बात है हमारे भारत देश के लिए। और आज जिस तरह से लव मैरिज, अरेंज मैरिज हो रही है, उसी तरह तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं भारत में।
इसका कानून होने के बाद भी, हेलो, जी आप बोलते रहिए। इसका कानून होने के बाद भी महिलाओं किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, ना ही उन्हें कोई वो मिल पाता है। काउंसलिंग होने के बाद भी ना उनका कोई समाधान हो पाता है। तो इस प्रकार का कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, वो हमारी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई सी भी रिश्ते में हो सकती है। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो इसको रोकने के लिए कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि अपराधी को भय रहे और वो इसको करने से पहले ही समझ आए कि यार ये नहीं करना चाहिए, इसे करने से मेरी पूरी लाइफ, मेरा कैरियर पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा कानून बनना चाहिए। तो मैं अपने शब्दों को ही विराम दूंगा और मेरे से जो भी त्रुटि है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कार्यक्रम रखा और इसमें मैंने भाग लिया, उसकी ओर से मैं सभी को मेरा धन्यवाद, और मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ। ठीक है रितेश जी। इसके बाद हमारे पास हैं सोनल जी, जो कि पक्ष में बोल रही हैं। सोनल जी आप यहाँ हैं तो माइक अनम्यूट कर लीजिए। Hello, ma'am. ओके, आपकी आवाज आ रही है, यू कैन बिगिन। Yeah, ma'am. I would like to emphasize that there have been means like the law in the constitution has given enough protection for the has passed laws for women. And I'd just like to say that in spite of this, the crimes against women occur every minute in India. Women are not safe, whether it is in their homes, public place, or at workplace. And given the number of crimes that are committed against women, it is pertinent that women are aware about the flaws that are in place to protect them. Remember, knowledge is power. As a parent, wife, daughter, employee, and a woman, these are the rights set in place to protect you, and it is important that you be aware about the laws that are made for you. Now, there are 10 laws that every woman should know, which are made for their protection. The prohibition of the child marriage. एक्सक्यूज मी सोनल मैम, मैं माफी चाहता हूँ। आप इंग्लिश में ना समझा तो हिंदी में समझा पाएंगे क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रितेश जी आपको अगर कुछ बोलना है किसी के बीच में तो प्लीज आप चैट का यूज करें, प्लीज जी बीच जी, में ना। उनको लैंग्वेज इंग्लिश कंफर्टेबल है, इसलिए शी विल स्पीक इन इंग्लिश। माफी चाहता हूँ, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज स्पीक इन चैट। सोनल जी प्लीज कंटिन्यू। There are 10. I'm sorry, but actually I'm not very comfortable in Hindi language. Yeah, go ahead. Sure, no problem. See, there are 10 laws that every woman should know, because women should be aware of the rights of the protection that they have been given by the Constitution, like the provision of the Child Marriage Act 2006. According to the international research, 47% of girls are married before the age of 18. India ranks 13 in the world when it comes to child marriages. But the act has been passed, the Prohibition of the Child Marriage Act 2006. Then there's the Dowry Prohibition Act 1961. According to the according to this act, taking or giving dowry at the time of marriage to the bride or the bridegroom or their family is penalized. When demands for dowry are not met by the girls' families, many women are tortured, beaten, and burnt. Women openly complaining about it has helped to spread the word and to encourage other women to take a stand. Okay, now the Indian Divorce Act 1969, it allows the dissolution of marriage, mutual consent, nullity of marriage, judicial separation, and constitution of conjugal rights. Family courts are established to file, hear, and dispose of such cases. There's the Maternity Benefit Act 1861. It states that a woman employee who has worked in an organization for a period of at least 80 days during the 12 months preceding date of her expected delivery is entitled to receive maternity benefits like maternity leave, nursing breaks, etc. Then there's this. All these are the laws which have been passed by the Constitution for the protection of women.
Then there's the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention and Prohibition and Redressal Act 2013. This act is passed to ensure the women's safety at the workplace, to protect them from sexual harassment at their place of work. It also includes the use of language with sexual overtones, invasion of private space with the male colleagues, hovering too close for comfort, subtle touches. Then there's the Indecent Representation of Women, the Prevention Act 1986. It prohibits the indecent representation of women through advertisement publications. So I just like to tell that the problem is that in spite of having so much, so much being protection being given by the Constitution, the women, because of the fear of the society, the fear of exposing their own family members, they do not take the protection of the law. And women are always brought up with the mentality of being a house builder, and so they do not take the protection of the law because the family members also do not support them when they take such a stand. And the woman is supposed to, they've been brought up with the environment, they are supposed to be long suffering, and so they rarely take the legal protection. But a woman should be taught that they should not suffer physical violence. And the problem is, I would just like to say that in spite of being fully protected by the law, they do not take advantage of it. Thanks. थैंक यू सोनल जी. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास हैं हमारी लिस्ट में गुरविंदर सिंह जी, जो कि पक्ष में बोल रहे हैं. गुरविंदर जी, आप यहाँ पे हैं? हाँ जी मैडम, मैं यहीं पे हूँ जी. ओके, आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गुरविंदर सिंह दिल्ली से हूँ. हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं. हमारे देश में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे. ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया. आप अगर पहले के टाइम देखें, पहले महिलाओं पे इतने अत्याचार होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे देश में कानून ही नहीं बनाए गए थे. अगर कानून बने भी थे तो उनके बारे में किसी को पता ही नहीं था. आज की डेट में हमारे देश में ये कानूनों को सबको बताया गया है. हर बार बताया जाता है कि स्पेशली हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाए गए हैं, और नागरिक के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही आते हैं. स्पेशल कानून महिला और बच्चों के लिए बनाए गए हैं. महिलाओं के लिए रिसेंटली अभी एक कानून बना है, जो एक धारा आई है, ऐड हुई है 354 के अंदर क्या है कि अगर लड़की को कोई घूर के भी देखता है तो उस पर भी उसको सजा हो सकती है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महिलाएं इसलिए जागरूक ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि कानून ने हमारी महिलाओं की मदद नहीं करी है, उनके लिए कानून नहीं बनाए गए. कानून सारे बनाए हुए हैं. जैसे कि ये रितेश जी ने अभी बोला था कि कानून ऐसा कोई बनाया जाए, लेकिन ये पहले से ही कानून बने हुए हैं, लेकिन कोई महिला आवाज ही नहीं उठाती. अगर एक बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा जब तक माँ को बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, तो माँ को क्या पता लगेगा उसको भूख लगी है. अगर किसी स्त्री महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा, उसको कंप्लेंट देनी पड़ेगी. आपने अभी दीपिका जी ने भी ये बोला कि एक जेल के अंदर एक महिला कैदी के साथ रेप हुआ है, पुलिस वालों ने किया है. ये सारी चीजें अगर किया है वो बताए तो सही. जब तक बताओगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप अत्याचार को सहते रहोगे, किसी को बताओगे नहीं, तो कैसे चलेगा? कानून बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बने हुए. देश से रिलेटेड कानून बने हुए हैं. कोई दहेज अगर मांगे, कुछ भी करे, तो महिला कंप्लेंट लिखवा सकती है. हर चीज के लिए कानून बना हुआ है. उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, और अगर वो ऑफिस जा रही है, ऑफिस में उसके साथ कोई मिसबिहेव करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए कानून बना हुआ है. और सबसे बड़ी बात, हमारे इसमें पहले बाल विवाह हो जाते थे. बाल विवाह के लिए निषेध के लिए भी कानून बना हुआ है. उसके अंदर स्त्रियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष रख दी गई है. मतलब ये सारे कानून महिलाओं के लिए ही बने हैं. महिलाएं आज की डेट की महिला और आज से पहले की महिला को आप देखो तो वो आज की महिला बहुत ही आगे है, सबसे आगे है. ऐसा नहीं है कि वो पीछे है, उसने कई मर्दों को पीछे छोड़ दिया है, सब कुछ है. दीपिका जी ने एक बात और बोली कि महिलाएं आगे नहीं आती क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, इसलिए वो आगे नहीं आ पाती, केस नहीं कर पाती. लेकिन ऐसा नहीं है. आर्थिक
अपना अपने लिए लड़ने के लिए आपको आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं करनी। अगर आप कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटकाओगे तो वहां पे ये भी प्रावधान दिया हुआ है कि आपको फ्री में वकील मिलेगा, पूरा आपको कानूनी सलाह फ्री में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फ्री में नहीं मिलेगा, सब कुछ आपके लिए सहूलतें बनाई गई हैं। और हेलो हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू हाँ जी, कीजिए। महिला के लिए सारी सहूलतें दी गई हैं। अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको, सरकारी नौकर है, उसका कुछ है तो उसको उसके हिसाब से सुविधा दी गई कि इतनी मैटरनिटी लीव उसको मिलनी चाहिए। सारे कानून उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि उनके पक्ष में कोई कानून नहीं बना, ये सारे उन्हीं के पक्ष में बने हुए हैं। कोई भी कानून, कानून का मतलब ये है कि महिलाओं के पूरी सुरक्षा करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, और हमारा कानून महिलाओं को संरक्षण 100% देता है। थैंक यू जी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर जी बोलने के लिए। इसके यू जी। बाद नेक्स्ट हैं गुरविंदर जी के बाद सौरभ मिश्रा जी। सौरभ जी आप यहाँ पे हैं? आई थिंक सौरभ जी आज नहीं है। इसके बाद रंजन धर जी हैं। रंजन जी आप यहाँ पे हैं क्या? मैं हूँ। ओके। हेलो। ओके रंजन जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं, विपक्ष में। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14। और जहां तक इस डिबेट का सवाल है, वो संरक्षण के प्रोविजंस दिया गया है अंडर आर्टिकल 15 और 16 में। और सुरक्षा के प्रोविजंस में बहुत सारे एक्ट्स हमारे देश में चल रहा है, जैसे आईपीसी है, डीवी एक्ट है, सेक्सुअल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक्ट वर्क प्लेसेस। ये ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है जो महिला को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारा जो एक्ट, जो इम्पोज करने की जो प्रोसीड्योर है, उसमें थोड़ा गलती है। जैसे कि कोई अगर एफआईआर करने के लिए कोई थाने में जाए तो उसको उसका एफआईआर दरअसल नहीं लिया जाता है पुलिस द्वारा। ये जो हमारा जो पुलिस अधिकारी है, वो महिला का जो कॉम्प्लेन है वो सही तरीके से नहीं लेता है, और महिला के जो परिवार के लोग हैं वो हैरास्ड होते हैं जब एफआईआर लॉन्च करने के लिए जाते हैं। जीरो एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट है जो दरअसल इम्पोज होता ही नहीं है कहीं पे। तो हमारा जो महिला के लिए बनाया गया कानून है वो इसीलिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी महिला ये नहीं जानता है कि उनके लिए क्या क्या कानून बनाया गया है। दैट इज, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। मोर ओवर, देयर इज लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस। और ये जो एंटिसिपेशन के मामले में जो लॉ प्रोटेक्शन जो पुलिस अधिकारी है, उनको उनके तरफ से बहुत सारी गलती होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही हैरास करते हैं। जो परिवार के लोग कंप्लेन लिखवाने के लिए जाते हैं तो शर्म, जो परिवार के लोग शर्म के मारे बहुत सारे कंप्लेन नहीं भी लिखा सकते। तो और एक है जो है हमारा जो जस्टिस का जो सिस्टम है, वो थोड़ा डिले करता है इस मामले में। बहुत सारे डेट्स के ऊपर डेट्स डालते हैं। तो इसीलिए कानूनी जो प्रोटेक्शन के मामले में महिला को जो कानून बनाया गया है वो फुल प्रूफ एप्लीकेबल नहीं होता है। नमस्ते। धन्यवाद रंजन जी। इसके बाद हमारे पास हैं प्रीति यादव जी, जो कि पक्ष में बोलेंगी विषय के। प्रीति जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड प्रीति। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का हमारा विषय है
वर्तमान कानूनों ने महिलाओं को पूरी तरह संरक्षित कर दिया गया है। मैं इसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ क्योंकि प्रकृति ने मानव जाति में पुरुष एवं स्त्री की रचना की, जिसमें सामान्यतः पुरुष का जो नेचर होता है वो थोड़ा आक्रामक होता है, वह महिलाओं का स्थिर एवं शांत चित्त का होता है। शायद यही कारण रहा कि स्त्री में समय के साथ असुरक्षा की भावना बढ़ती गई और इसी कारण प्राचीन समय से ही स्त्रियां सदैव ही पुरुषों के पीछे रही हैं, जिसका मुख्य कारण था जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव। लेकिन आज महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार निरंतर हो रहा है तथा सरकार ने अनेक कानून महिलाओं के पक्ष में बना दिए गए। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या महिलाएं कानूनों के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित हैं? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी हाँ। अब मैं आपके सामने कुछ विधिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगी जिनसे कि मुझे लगता है कि हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 100 IPS, जिसमें कि महिलाओं को ये अधिकार दिया है कि अगर कोई महिला अपने आत्मसम्मान एवं आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की हत्या भी कर देती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं हम धारा 154 IPS। जनरली महिलाओं में जो असुरक्षा है वो सबसे बड़ा होता है कि दैनिक जीवन में होने वाली छेड़छाड़, क्योंकि रोज महिलाएं इस चीज को फेस कर रही हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में उनके रोज ये चीजें होती हैं उनके साथ। तो इसमें भी संशोधन कर दिया गया है जिसमें कि महिलाओं को स्टॉक करना या उन्हें उनके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के द्वारा यदि कोई व्यक्ति उन्हें उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनको प्रताड़ित करता है मानसिक रूप से, तो वह भी एक जघन्य अपराध में आता है। तो पहले क्या होता था, महिलाएं सोशल मीडिया को लेकर बहुत ही असुरक्षित फील करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है महिलाओं में वो असुरक्षा खत्म हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 376 IPSC। इस कानून में भी बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं तथा बलात्कार को एक गंभीर तथा जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जा चुका है तथा इन मामलों में न्यायालयों को भी 2 माह में निर्णय के निर्देश दिए जा चुके हैं तथा महिलाओं को यह अधिकार भी दिया जा चुका है कि यदि कोई भी व्यक्ति उनका यौन शोषण करता है उसके लिए धारा 114A साक्ष्य अधिनियम में महिला की सहमति के बयान ही पुष्ट माने जा रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं धारा 46 CRPS में। इसमें महिलाओं के लिए कई सारे कानून हैं, लाइक महिलाओं को रात में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, किसी भी महिलाओं को किसी भी पुरुष पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी भी पुरुष पुलिस द्वारा उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती। यही नहीं कई प्रकार के कानून बनाए जा चुके हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अब तो महिलाएं परिवार में भी, महिलाओं के जो परिवार हैं उनमें भी अनेक उनसे रिलेटेड कई सारे कानून हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे कि यदि कोई विवाहित महिला है तो उसके पति या ससुराल वाले अगर उन्हें तंग करते हैं तो धारा 498A के तहत वह उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकती है। और यदि कोई स्त्री अपने पति या पिता से अलग रहना चाहती है तो वह उनसे धारा 125 CRPS के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है। उसके अलावा यदि कोई महिला किसी भी व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है तथा वह व्यक्ति उन्हें प्रताड़ित करता है तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। और फिर महिलाओं को, जैसे कि अभी हमारा कानून आया है कि महिलाएं पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा रखती हैं, तो इससे हमें लगता है कि महिलाएं अब सुरक्षित व संरक्षित हैं। इतने सारे कानून बनाए जा चुके हैं, फिर भी हमारे महिलाओं के बीच एक सबसे बड़ी समस्या है कि इतने सारे कानून बन गए हैं लेकिन उनको प्राप्त कैसे करें।
इसका आसान तरीका अभी सरकार बना चुकी है, जिससे कि आप अपने मोबाइल के द्वारा ही खुद को सेफ फील कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मोबाइल में महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, डोमेस्टिक अब्यूज के लिए 181 तथा अपने क्षेत्र के थाने, पीसीआर वैन के नंबर आदि मोबाइल में सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि दुर्घटना होने से पहले ही आप उसकी सूचना दे सकें, ताकि दुर्घटना होने से बचा जा सके। इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाहूंगी। जैसा कि अभी संशोधन हुआ है महिलाओं के पक्ष में धारा 166A में, जिसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी महिला द्वारा सूचित किए गए अपराध को दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, और यदि ऐसा होता है तो संबंधित व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 माह तक की सजा का प्रावधान है, और जो पुलिस अधिकारी है वह अपनी नौकरी के अयोग्य भी हो सकता है। तो इतने सारे कानून आने के बाद मुझे नहीं लगता कि महिलाएं असुरक्षित हैं, केवल जरूरत है जागरूकता की। थैंक यू। थैंक यू प्रीति, आपने बहुत अच्छा बोला। इसके बाद हमारे पास हैं नवीन गुर्जर जी। नवीन जी आप यहाँ पे हैं? नवीन गुर्जर जी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीनाक्षी धाकारे जी। मीनाक्षी जी भी पक्ष से बोलेंगी। मीनाक्षी जी आप यहाँ हैं? मैम हेलो। या और ऑसम, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनाक्षी धाकारे फ्रॉम हैदराबाद। आज का विषय है कानूनों द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा चुका है। मैं पक्ष में बोलना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से यह परंपरा है कि महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, चाहे वो राजनीति हो, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, सुरक्षा क्षेत्र या फिर खुद का बिजनेस क्यों ना हो। अभी कुछ महिला सुरक्षा से जुड़े कानून या भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार है, जैसे काफी है, उसमें से कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्किंग प्लेस एक्ट इत्यादि काफी सारे कड़े कानून हैं जो महिला के सुरक्षा के लिए बने हैं। अच्छा, इतने कड़े कानूनों के बनाने के बावजूद भी महिला अपराध में कमी के बजाय दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे हैं। समाज में महिलाओं की सुरक्षा गिरती जा रही है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं के लिए गंदे होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि हर आदमी की है, ताकि हर महिला गर्व से अपना जीवन जी सके। इससे भी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इससे भी बुरे हालात है। बलात्कार के कई आरोपी कई बार जान पहचान या तक घर के कोई सदस्य निकलता है। दहेज के लिए जलाया जाना, सास ससुर द्वारा पीटा जाना और भी घटनाएं रोज की बात हो गई है। इसके बावजूद 21वीं सदी में हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं का होना हमारे संस्कृति के खिलाफ है। महिलाएं की सुरक्षा अपने आप में एक काफी विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखकर हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिला पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, खास तौर पर अगर उन्हें अकेले बाहर जाना हो तो यह वाकई हमारे लिए काफी शर्मनाक और महिलाओं के लिए भय में जीना पड़ रहा है। हर परिवार के लिए उनके महिला सदस्यों की सुरक्षा चिंता का विषय बन चुकी है। अगर महिला खुद को सुरक्षित करना चाहती है तो सबसे पहले हर महिला को आत्मरक्षा करने की तकनीक सीखनी होगी। इससे महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी और अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी और अपनी कानूनी अधिकारों की जानकारी रखनी होगी, ताकि आपके साथ कुछ अघटित ना हो। भारत में महिला अपराध की लिस्ट वैसे देखी जाए तो काफी लंबी है। इसमें तेजाब फेंकना, जबरदस्ती, वेश्यावृत्ति, यौन हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण, ऑनर किलिंग, बलात्कार, भ्रूण हत्या और भी काफी सारे। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों के लिए, रक्षा के लिए बनाया जाता है, ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाला तमाम तरह के अपराध जैसे शारीरिक, मानसिक शोषण, प्रताड़ना और हिंसा, उन्हें बचाने के लिए
उन्हें कई कानून बनाया गया है। इससे उनकी स्थिति पहले से काफी मजबूत हो गई है। कई महिलाओं को काफी मदद मिली है, पर लेकिन कुछ महिलाएं द्वारा इसका दुरुपयोग और झूठे आरोप लगाने के मामले भी आए हैं। फाइनली ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है। सरकार ने तो बना दिए हैं सुरक्षा से जुड़े कानून, या भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कड़े कानून बनाए हैं, पर देश का हर आदमी या देश या समाज, उनकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षापूर्ण और सुरक्षित माहौल दे। और महिलाओं के लिए भी यही है कि महिलाओं भी अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। धन्यवाद मीनाक्षी जी। इसके बाद हमारे पास हैं दीपक ग्रोवर जी। दीपक जी आप यहाँ पे हैं? दीपक ग्रोवर जी, ओके। इसके बाद राम नारायण जलाब जी। राम नारायण जलाब जी, ओके। राम नारायण जलाब जी आप यहाँ पे हैं? ओके, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन। राम नारायण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक तो अनम्यूट है। या ओके, अब आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? जी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, राम नारायण जी विपक्ष में बोल रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने के जो महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने, कानून तो बहुत से बने अपने देश के अंदर। जैसे कि घरेलू हिंसा का भी बना हुआ है, नैतिक विवाद निवारण का भी बना 1956। इसमें क्या वेश्यावृत्ति को रोकना, जार कर्म, विवाहित स्त्री के केवल 498 का है। पर इसके अंदर क्या है, कानून व्यवस्था कैसी तरीके से क्या सुचारू नहीं हो रही है, क्योंकि कानून तो बन गया पर बाकी के जो पुलिस प्रशासन है वो क्या है कि महिलाओं की सिर्फ बात नहीं सुन रही है। अगर महिला अगर खुलकर अगर उसका विरोध कर कर अगर कोई एप्लीकेशन लगाती है तो उसके अंदर क्या जो पुलिस अधिकारी है वो या तो उनका दबाव बनाकर और सेटलमेंट के लिए बात करते हैं, या फिर उनको क्या दबा कर या डरा धमा कर जो एप्लीकेशन है वो वापस क्या है करवा देते हैं, राजीनामा हो जाता है। अगर वायदे में कोई अगर पार्टी राजीनामा नहीं करना चाहती है, अगर कोर्ट के अंदर चला जाता है केस, तो उसके अंदर क्या है सही समय पर निवारण नहीं होता है, ताकि उसको महिला को क्या है रिलीफ मिल सके, उसको सही समय पर अगर उसको न्याय मिल जाए तो कानून पर क्या विश्वास बना रहे। इसके कारण से क्या है अपने कोर्टों के अंदर मुकदमे बहुत से आज अगर देखा जाए तो बहुत से पेंडिंग है। अपने अगर जैसे कोई भी केस अगर अपन लगाते हैं, अगर जब किसी ने कहा भी भरण पोषण का है तो भरण पोषण के अंदर भी क्या है कि अगर अपने महिला अगर कोई भरण पोषण का मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर अपना प्रार्थना पत्र लगाती है तो उसको समय पर भरण पोषण का नहीं दिया जाता है, ना ही उसको क्या मिलता है पैसे, जिसके कारण क्या है कि बहुत विलम्ब होता है हर प्रक्रिया के अंदर, जिसके कारण से महिलाओं को क्या बहुत सी क्या परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे अपने अब 2019 के अंदर अगर अपनी बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी क्या है जो जांच की उसके अंदर भी उन्होंने बताया भी महिलाएं क्या अभी भी सुरक्षित नहीं है। और उसके अंदर क्या है फिर अपने क्या 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ, उसके अंदर क्रूरतापूर्ण क्या ढंग से बहुत बलात्कार किया गया था। उसमें पोक्सो के अंदर संशोधन भी किया गया था, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके अंदर के बलात्कार करने वाले नाबालिग लड़की के साथ मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। परंतु ये 2019 के अंदर अभी जो 20 के अंदर जो हाथरस हत्याकांड हुआ इसमें स्पष्ट हो गया कि इसके अंदर जो अपने क्या है कि जो कानून व्यवस्था है वो क्या केवल केवल मात्र क्या किताबों के अंदर ही है, वो वर्बली अपने रिकॉर्ड के अंदर लेकर अगर उन पर कार्रवाई करना चाहे तो नहीं की जा सकती। क्योंकि जो आज के टाइम व्यक्ति है जो भी ऐसे अत्याचारी है उनको इस जो कानून व्यवस्था से बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अपने क्या वंच तो क्या जाएंगे। और इसके अंदर अपने देश के अंदर अगर जो बात करें तो सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या पीड़ित महिला है ना वही समुदाय है। क्यों? क्योंकि अगर जो ऐसे कांड होते हैं उसकी सुनवाई पीड़ित व्यक्तियों की नहीं की जा सकती है। बाकी एक अपने
मेन सबसे कारण है इसका महिला असुरक्षित होने का, क्योंकि आईपीसी के अंदर 292, 293, 94 के अंदर भी एक अश्लील रेखा चित्र इनके बारे में भी क्या प्रावधान किया गया है, ताकि उसके अंदर फैलाना ये क्या गलत है। बाकी अगर आज के टाइम में अगर देखें फिल्में या न्यूज़पेपर, तो उनमें सबसे ज्यादा यही जो अश्लील वीडियो वगैरह है या कोई रेखा चित्र है, वो न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर बड़ी सारी उन्हीं का पोस्ट होगा, जो अपने देख भी नहीं सकते ना परिवार में दिखा सकते हैं। ऐसे अश्लील के उनको फोटो के दी जाती है, उनको भी कुछ शर्म होनी चाहिए, उस पर भी कुछ क्या है व्यवस्था, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी जो ये राजनीतिक पार्टी है, ये क्या है कि जो पुलिस प्रशासन है उनकी कठपुतली होती है, जिसके कारण से अपने महिलाएं आज भी असुरक्षित है। क्योंकि अगर आपने बात करें भी कहा था अगर ये भरण पोषण का, अगर महिला कोई अगर किसी अपने जो मैरिज विवाह के अंदर अपने सेट नहीं बैठता है, कोई मनमुटाव हो जाता है, अगर वो महिला तलाक के लिए अगर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाती है, वो तो सालों तक क्या पेंडिंग चलती है, जिसके कारण वो महिला का क्या जीवन है, वो अगर आगे की लाइफ है, वो बिल्कुल क्या है बिल्कुल निरस्त हो जाती है, एकदम क्या रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको समय पर क्या तलाक अगर जब उसको जरूरत है वो जब मिलता नहीं है, जब उसको क्या अगर जब तलाक की जरूरत नहीं होती है तो उसको क्या तलाक मिल जाता है। क्योंकि अगर वो तलाक की एप्लीकेशन लगाती है तो वो सोचती हुई तलाक अगर 6 महीने में या महीने में हो जाए तो आगे की वो जिंदगी किसी के जीवन साथी के साथ बितानी है या अलग रह के बितानी है, किसी भी अपना जीवन यापन करना चाहती है वो कर सकती है। बाकी कानून कोर्टों के अंदर चक्कर लगा लगा कर वो अपनी के पूरी उम्र गुजार देते हैं, ना तो उनकी महिलाओं का कोई कानून सही तरीके से न्याय मिलता है, ना उनको सही तरीके से वो अपनी जिंदगी या अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उनको कानून कोर्टों के अंदर उनको न्याय मिल ही नहीं रहा है। अपनी ये कानून तो बना हुआ है किताबों के अंदर, बाकी इनको सुचारू रूप से करने के लिए एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसको महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न, क्रूरता, दहेज, ये जो निपटारे है वो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आज क्या है कि निपटाया जा सके, जिससे महिलाएं अपना आगे का जीवन जो भी है कैसे भी अपनी निस्वार्थ स्वतंत्र रूप से होकर अपना जीवन क्या व्यतीत कर सकती है। और इसमें अभी भी क्या है कि ये मीनाक्षी जी ने कहा कि महिलाएं खुद क्या है कि किसी पे रेप लगाती है, महिलाओं के ऊपर ऐसे दोष लगाना क्या है कि मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि महिलाएं कभी किसी अपनी क्या कि जो लज्जा होती है वो अपना भंग नहीं करना चाहती है, उनका भी अपना क्या कि मान सम्मान होता है समाज के अंदर, वो कभी ऐसा नहीं चाहती कि कभी अपने भी क्या कि किसी समाज में अपनी भी क्या मजाक उड़े। बाकी महिलाएं कभी किसी का क्या है अपना अपमान नहीं चाहती है। और पीछे किसी ने कहा, सभी ने कहा था कि कानून व्यवस्था क्या बनी हुई है उसको क्या उपयोग में लेना चाहिए, शिक्षित भी है। बाकी शिक्षित होने का फायदा क्या, शिक्षित तो हम सभी है, भी कानून व्यवस्था आज के हम भी वकील के अंदर वकील है प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेवेन्यू के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आज अगर 97, 98 सीआरपीसी का अगर किसी का तलाक हो गया और उसका बच्चा उसके पति ने रख लिया, अगर 97, 98 सीआरपीसी का अगर अपने लगाएंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष तो उसका सही निस्तारण नहीं होता है, वो पेंडिंग चला रहता है और उसको क्या निस्तारण समय में होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो सही तरीके से आज भी क्या है नहीं बनी है। जी राम नारायण जी, आपका टाइम समाप्त होता जा रहा है, आप थोड़ा रैप अप कीजिए कृपया। ठीक है मैडम, ओके, आपने आज इस डिबेट के अंदर में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके रामनारायण जी, आपका भी धन्यवाद। इसके बाद हमारे पास अगले पार्टिसिपेंट हैं रौनक कुमार जी, जो कि पक्ष में बोलेंगे। रौनक जी आप हैं? यस मैम, मैं हूँ। ओके रौनक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, कानून द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा चुका है, तो मैं इसका पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। मैं आज देश के विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए बहुत से कानून मौजूद हैं और उसका पालन करवाने के लिए हमारे पास न्यायपालिका है, प्रशासन व पुलिस है। वैसे तो कानून की बात सभी करते हैं, लेकिन जब असलियत में कानून का उल्लंघन होने पर उसके विरुद्ध आवाज उठाने के नाम पर बहुत कम लोग ही आगे आते हैं, खासकर महिलाएं।
कुछ महिलाएं तो परिवार का नाम खराब होने के डर से या फिर पुलिस वालों के बुरे व्यवहार के डर से आगे ही नहीं आती। इसके साथ एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि भारत देश में अधिकतर महिलाएं अपने अधिकार व महिला सुरक्षा से जुड़े कानून के बारे में सही तरीके से जानती तक नहीं है। वह इसकी वह इसी के अभाव में वह उचित कदम नहीं उठा पाती हैं। इसलिए क्यों न आज इस डिबेट के माध्यम से सभी महिलाओं अपने लाभ में बने कानून व उन्हें दिए गए सभी अधिकारों के बारे में अच्छे से जाने, ताकि आने वाले समय में यदि उनके साथ कुछ भी गलत या अत्याचार हो रहा हो तो वह स्वयं अपनी आवाज उठा सकें। जैसे कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अगर महिला को कोई दिक्कत है तो किसी भी कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं, पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, वो भी निःशुल्क, उनका काम निःशुल्क होगा। दूसरा है बयान दर्ज कराते समय गोपनीयता का अधिकार। अगर वो किसी भी तरह का बयान दे रही है तो अपने आप को अनसीन कर सकती हैं, अपने आप को गोपनीय रख सकती हैं। वह उनके साथ एक और है कि किसी भी समय शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया है कानून ने उन्हें। वो किसी भी समय, चाहे वो दिन हो या रात, पुलिस हर एक टाइम उनके लिए, हर समय उनके लिए काम करेगी। अब पुलिस का तो काम ही होता है 24 घंटा काम करने का। गिरफ्तारी नहीं होने और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ना बुलाने का भी अधिकार मिला है उन्हें, कि पुलिस घर पे जाएगी अगर कुछ वैसा रीजन रहा तो। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। अगर महिला चाहे तो टाइम लेकर अपने वकील को ही बुला सकती हैं। कानून ने एक ऐसा अधिकार भी दिया है। उनके लिए 0 FIR का भी अधिकार दिया है। यौन उत्पीड़न मामले हल करने के लिए समिति बैठाने का मामला दिया है। और अगर बलात्कार करते समय या बलात्कार का अंदेशा होते समय वो चाहे तो हत्या भी कर सकती है, उन्हें ऐसा भी अधिकार दिया गया है। किसी भी विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कानून उन्हें अपराधी घोषित करेंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तलाकशुदा का भी अधिकार दिया गया है कि अगर महिला तलाकशुदा है तो उन्हें पूरा हक है कि वो अपने हस्बैंड मतलब कि पति का टाइटल का यूज कर सकती हैं। अगर उनके पास बच्चा है तो अपने बच्चा को अपने पिता का नाम मतलब कि टाइटल दे सकती हैं। सहमति के बिना तस्वीर या वीडियो अपलोड करना भी एक अपराध है। कानून ने इसे भी अपराध की श्रेणी में डाला है। किसी भी महिला का फोटो, वीडियो, किसी भी तरह का तस्वीर हो, कुछ भी हो, उनके इच्छा के विरुद्ध नहीं डला सकता है कहीं भी, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी अपलोड नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया हो या कहीं भी शेयर करने का बात हो। कानून ने स्टॉकिंग को भी एक दंडनीय अपराध का मामला में श्रेणी में डाला है। निर्भया केस के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कानून बनाया कि अगर आप किसी भी महिला के विरुद्ध या उनके बिना मर्जी का आप उनका स्टॉकिंग करते हैं, उनके पीछा करते हैं, तो वो भी एक अपराध है। कानून ने महिला के पक्ष में समान वेतन का अधिकार का भी कानून बनाया है कि उन्हें जितना देर काम करेंगी उतना ही उन्हें वेतन मिलेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष। दोनों अगर जितना देर काम करेंगे उन्हें वही मिलेगा। जो काम पुरुष करते हैं जिन्हें उतना वेतन मिलता है उतना महिला को ही मिलेगा। इसे समान वेतन का अधिकार कहा जाता है। आगे है मातृत्व, चिकित्सा और रोजगार से संबंधित लाभ का भी अधिकार। हर महिला को ये नॉलेज होना चाहिए कि उन्हें मातृत्व के लिए क्या अधिकार मिला है, चिकित्सा के लिए क्या मिला है और रोजगार से संबंधित क्या अधिकार मिला है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी अधिकार है। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि बहुत से महिला का बच्चा होने का पहले भ्रूण हत्या हो जाता था। कानून इसके प्रति भी अधिकार निकाला है कि अब आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर हक मिलेगा। संपत्ति का अधिकार जो कुछ दिन पहले डिबेट भी हुआ था हम लोग का, संपत्ति का अधिकार। इसमें क्या है कि जितना बेटा को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा उतना बेटी को भी मिलेगा। इससे बहुत सारे महिला को कुछ हद तक लाभ मिला। दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध के श्रेणी में आता है। कानून इसे भी ये कानून भी हर महिला को पता होना चाहिए।
कि चाहे वो दहेज ले रही हो या चाहे दहेज दे रही हो, दोनों ही अपराध है। विवाहित स्त्रियों को अपने स्त्री धन मतलब कि शादी में मिला हुआ या फिर जो भी उनका जो पैसा हो, वो जेवर हो, वो अपना हिसाब से खर्च कर सकती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, लॉ इज ए नीड ऑफ कंटेम्पोररी सोसाइटी, मतलब कि जैसे जैसे सोसाइटी में कानून की जरूरत होगा, कानून वैसे वैसे बनते जाएगा, वैसे वैसे कोर्ट उसे पास करेंगी। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि कानून जो है बनते जाएगा, जैसे जैसे जो भी आगे आएगा वैसे होगा। आज तो कानून ने महिला को हर जगह पे रिजर्वेशन कोटा में भी दिया है, जैसे कि दिल्ली में बस सुविधा, ट्रेन सुविधा भी महिला को मिला है। सरकारी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने में भी मिलता है महिला को लोग को। जहाँ तक कि बॉयज को मिलता है 500-600 का फॉर्म, महिला को 200 में मिलता है वही चीज। बहुत जगह पे तो फ्री का भी सुविधा है। ऐसा होने से क्या हुआ है कि एक माइंड डेवलप होता है, एक समाज आगे बढ़ता है, और समाज आगे बढ़ेगा मतलब कि हमारा देश तरक्की करेगा। तो ये जो कानून में जो महिला को अधिकार देते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ महिला ही आगे नहीं बढ़ी, मतलब कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, हमारा देश का भी नाम आगे हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ही आगे ही कानून बनते जाए कि महिला को और पुरुष को दोनों को बराबर अधिकार मिलता जाए। थैंक यू। ओके रौनक जी, धन्यवाद। इसके बाद हमारे पास है पार्टिसिपेंट दिनेश कुमार अग्रहरि जी। दिनेश जी, आप यहाँ पे हैं? ओके, दिनेश जी के बाद हैं मोहम्मद नवाब अली जी। मोहम्मद नवाब अली जी, क्या आप यहाँ पे हैं? इसके बाद हैं शत्रुघ्न कुमार सोनी जी, जो कि पक्ष में बोलेंगे। शत्रुघ्न जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, मैं शत्रुघ्न कुमार सोनी पक्ष में बोलूंगा। जी, आज हमारे समाज में महिलाओं को सुरक्षित कानून के हिसाब से किया गया है। महिलाओं को पुरुष के समान ही अपना जीवन व्यतीत करने के बराबर हकदार मिलना चाहिए। इन्हीं के देखते हुए हमारे संविधान में भी इनको बराबर का हक मिला है। जैसे संविधान के 14-15 जो है समानता के बराबर के भेदभाव लिंग धर्म के आधार पर दिया गया है, उसको भी समान रखा गया है। उसके भी इन्हीं कारण भेदभाव के चलते संविधान में और भी संशोधन किए गए। जैसे अगर किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो रहा है तो उसके IPC 376 के तहत उससे दंडनीय अपराध है। अपराधिक समलैंगिकता के विचार में भी उसे 377 तक दंडनीय किया गया है। अगर बात देखें तो धारा 125 और 128 के तहत स्त्रियों को पुरुषों से भरण पोषण के लिए भी अपने अधिकार लेने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। और अगर देखा भारतीय दंड संहिता 1860 देखा जाए तो उसमें धारा 292 और 93 महिलाओं पर अश्लीलता एवं धारा अश्लीलताओं पर और धारा 294 अश्लीलता कार्य करने पर भी दंडनीय अपराध दंडनीय दिए गए हैं। महिलाओं अगर दहेज लेना देना विचार किया जाता है, उसमें महिलाओं को दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन उन्हीं को सुरक्षित रखते हुए धारा 304B दहेज से संबंधित दिया गया है और स्त्रियों को प्रतिकूलता के लिए 498A 498 से सुरक्षित किया गया। फिर भी इन महिलाओं को असुरक्षित हमारे समाज में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी कानून की जितनी भी धाराएं लागू है, संविधान में जितनी भी उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उनकी जानकारी का अभाव है। तो अगर महिला को देखा जाए तो वो किसी पुलिस अधिकारी के पास जाए तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार सिर्फ महिला पुलिस के ही कर सकती है, और उसके अलावा उसके कोई नहीं। महिलाओं को रात्रि के शाम ढलने के बाद भी न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न तो उसके खिलाफ किसी वारंट को जारी किया सकता है। महिलाओं को मातृ सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो उनको भी, कर्मचारी है तो उनको भी सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, जो हमारे समाज में महत्वपूर्ण कड़ियों में एक गिना जाता है। थैंक यू मैम, बस इतना ही। जी धन्यवाद शत्रुघ्न जी। इसके बाद हैं एडवोकेट संदीप कुमार जी। एडवोकेट संदीप कुमार जी यहाँ पे हैं। ओके, इसके बाद आनंदिता किरण जी। आनंदिता किरण जी, ओके। इसके बाद हैं अपूर्वा जी और हेमंत सिंह जी।
पूर्वा जी एंड हेमंत सिंह जी। इसके बाद है शुभम कटारा जी। शुभम कटारा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो हाँ शुभम जी आप ऑडिबल हैं, आप पक्ष में बोल रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शुभम कटारा, आई एम फ्रॉम भरतपुर राजस्थान एंड आई एम परसुइंग LLB फ्रॉम सेंट विल्फ्रेड कॉलेज। आज का टॉपिक है वुमेन्स को कानून द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित करा जा चुका है एंड आई एम स्पीकिंग इन द फेवर ऑफ दिस। वुमेन्स को वुमेन्स डिफेंस सिखाया। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। कानून ने वुमेन्स को इतने राइट्स दिए शुभम जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। सेकंड, एक मिनट। शुभम जी, ओके, मे बी लेट्स मूव ऑन। आई थिंक उनके नेटवर्क में कोई दिक्कत है। इसके बाद है जगतार सिंह। हाँ शुभम जी, आपकी आवाज आ रही है? महिलाओं के कई सारे अधिकार हैं, अगर वो उनका यूज जाने, उनके राइट्स के बारे में जाने तो इनको कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। उनके अधिकार हैं, 0 FIR का अधिकार है महिलाओं को। रेप पीड़िता महिला किसी भी पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं उनके अनुसार कोई भी पुलिस स्टेशन रेप हुआ हो जिस महिला का, को यह कहकर वापस नहीं कर सकती है कि यह मामला उनकी लिमिट से बाहर है, कि मतलब पुलिस वाला कोई भी उनको ये नहीं कह सकता कि वह इस स्टेशन में उनकी FIR नहीं ले सकता है। महिलाओं को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाए जाने का अधिकार भी है। CRPC 160 के तहत महिलाओं को पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। पुलिस महिला कांस्टेबल या महिला के परिवार के सदस्य या उसकी महिला मित्र की उपस्थिति में महिला के घर ही उससे पूछताछ करने जा सकती है। महिलाओं को किसी भी समय शिकायत करने का अधिकार है। महिलाएं समाज में परिवार की इज्जत, रिश्तेदारों से मिलने वाली धमकी सहित तमाम वजहों से पुलिस में मामले की शिकायत सही समय पर नहीं करती हैं। लेकिन अगर महिलाएं किसी भी समय चाहें तो इन मामलों की शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस उन्हें यह कहकर लौटा नहीं सकती है कि शिकायत काफी देर से की जा रही है तो आप FIR नहीं करा सकती। ऐसा कहकर पुलिस उनको बहला नहीं सकती है। महिलाओं को गोपनीयता का अधिकार है, अपनी प्राइवेसी का। इफ किसी महिला का बलात्कार हो जाता है तो बलात्कार पीड़ित महिला को यह अधिकार है कि वे अपनी जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो सिक्योर रखे, प्राइवेट रखे, गोपनीय तरीके से अपना बयान दर्ज करा सकती है। महिला को अधिकार है कि वह बिना किसी की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है। वह चाहे तो महिला पुलिसकर्मी या अन्य पुलिस अधिकारी को अकेले में अपना बयान दे सकती है। CRPC सेक्शन 164 के तहत ये महिलाओं को अधिकार हैं और महिलाओं को इंटरनेट के माध्यम से शिकायत करने का भी अधिकार है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर किसी वजह से महिलाएं पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज नहीं जा सकती तो वह ईमेल या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। महिलाएं DCP स्तर
या किसी भी अधिकारी को शिकायत भेज सकती है, जिसके बाद अधिकारी संबंधित पुलिस स्टेशन पर मामला भेजा जा सकता है। साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। नो अरेस्ट का अधिकार है महिलाओं को। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार महिलाओं को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि यही नहीं कि महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बड़े अपराध की स्थिति में पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति का पत्र लाना आवश्यक होता है महिला को गिरफ्तार करने के लिए। मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को अधिकार है। महिला के साथ ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद वापस प्रॉब्लम हो गई है नेटवर्क में। इसके बाद नेक्स्ट है जगतार सिंह जी। जगतार जी, आप यहाँ पे हैं? हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जगतार जी अगेंस्ट में, विपक्ष में बोल रहे हैं। एक्चुअली मैडम, जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस समय करंट सिनेरियो में, जो लॉ है पूरी तरह महिलाओं के पक्ष में नहीं है। आप प्रेजेंट सिनेरियो में देख लीजिए जो भी चल रहे हैं, जैसे हाथरस कांड हो गया, निर्भया कांड हो गया, ये जो है इसमें वुमन को क्या ये प्रोटेक्शन उन्होंने प्रदान कर रखी है। यहाँ पे तो एक लॉ को वो बना रखा है, खिलौना बना रखा है। लॉ ओनली कुछ पक्षों जैसे जिनके पास पावर है या जिनका पॉलिटिकल स्टे है, उन्होंने अपने हाथ में रख रखा है, उनके वो उसी के हिसाब से लॉ को यूज करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑकर एवरी मिनट इन इंडिया। Women are not safe whether in their houses, public places, and or at workplace. Your safety, मतलब कि किसी भी जगह पे वुमेन आप सुरक्षित नहीं है, चाहे जितने मर्जी लॉ बन गए हो। कहीं भी देख लो आप, पब्लिक प्लेस हो गया या कहीं भी है, उसमें वुमेन सुरक्षित नहीं है। और कई जगह तो वो इससे परेशान होके सुसाइड भी कर लेते हैं, कई कर लेती हैं। जैसे हमारे देश में कई बनाए हुए एक्ट, जैसे द प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्ट, लेकिन ये इम्प्लीमेंट पूरी तरह हो तो नहीं रहा। आप देख लो कई जगह पे भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, कितने परसेंट जगह। कई मैं भी डाटा देख रहा था इन द इंडिया, according to the International Research Center for the Women, almost 47% of the girls are married before the age of 18. That is the main reason. I think law is not implemented on this point. And there is also a act that is Dowry Prohibition Act 1961. Is it is implement on every state, every every place? I think no. You can see the many cases are arising in our society. Many women has done suicide due to the dowry problem, and I think dowry system is very bad problem of our society. We cannot remove it from our society because uh, you can see many people, many women has done suicide due to the dowry problems, and there is also many acts which are not according to the law. They are not working, and there is also a sexual harassment of women at the workplace, prevention and probation and redressal act 2020 2013, sorry. Also, I think that to ensure women's safety, the workplace, this act seeks to protect them from sexual harassment at their place. 36% of the Indian companies and 25% among MNC are not complained with the Sexual Harassment Act according to the FICC by November 2015 रिपोर्ट। मतलब कि इतनी तो अभी
कईयों की तो वो रिपोर्ट ही नहीं होती, जैसे जिनके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है कुछ केस तो दबा दिए जाते हैं क्योंकि उनका नाम ना खराब हो कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी होगी या कोई भी ऑफिस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे कोई चीज तो दबा देते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस आल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ लैंग्वेज विद द सेक्सुअल overtones. There is many things which are not coming under the law. There are many acts, but they are not working according to our law. And there are many. I think that uh, there should be. Uh, I think the women should have knowledge about the law, then they can make their self safe in the society. I think so. I think ओनली हमें बस ओनली लॉ बनाना नहीं चाहिए लेकिन उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए ताकि वुमेन को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। अरे हम लॉ बना देते हैं उनका, हम जो इम्प्लीमेंट नहीं होता सोसाइटी में उसको कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन लॉ तो बहुत है लेकिन कुछ नॉलेज भी नहीं है कई वुमेन को, इस कारण से वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा सकती। इसलिए मेन बात यही है कि हमें अवेयरनेस सोसाइटी में लानी पड़ेगी और वुमेन को जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें उनके लॉ, उनके अधिकार, उनके जो भी हैं उनके बारे में उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। आई थिंक हर एक जगह पे एक स्पेशल सेल बनाना चाहिए ताकि जो वुमेन को सुरक्षा प्रदान करे हर एक डिपार्टमेंट में। तभी हम कह सकते हैं कि जो है कानून द्वारा वुमेन जो वुमेन है उसको पूरी सुरक्षा प्रदान किया, अदरवाइज नहीं कह सकते। क्योंकि आपने जो आप देख लेते हो हर रोज कोई रेप केस हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहाँ लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है? कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कई जगह पे तो केस दबा ही जाते हैं। अब बताओ फिर इसमें कैसे मैं वुमेन सुरक्षित है? इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भी जो लॉ है उसके बारे में वुमेन को पूरी जानकारी दो और उन्हें मतलब कि पूरी तरह से लागू किया जाए। That's enough. Okay, thank you. जी धन्यवाद जगतार जी। इसके बाद हैं दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी आप यहाँ हैं? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम दीपक फ्रॉम पंजाब। हेलो हाँ दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आज महिला पर कानून द्वारा सुरक्षित बात की जा रही है और जैसे कि अब बात अलग अलग कानून बनाए गए हुए हैं जो कि महिलाओं के लिए, जबकि महिलाओं अपने अधिकार से अवगत नहीं होती है। अपराधों की बढ़ती संख्या के अनुसार खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है कि महिलाएं अपने कानून अधिकार के बारे में जानती हो, जैसे कि अपने अधिकार प्रदान कई तरह के कानून बनाए गए जो कि अधिकारियों की सूची हमें जो कि यहाँ सब कुछ पता होना चाहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। दीपक जी ओके, देयर सीम्स टू बी सम नेटवर्क ट्रबल। इसके बाद आगे हम दीपक जी के बाद हैं पूजा जौहरी जी। पूजा जी आप यहाँ हैं? यहाँ पे पूजा जौहरी जी। उनके बाद हैं शशांक जी। शशांक जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके यस मैम। तो शशांक जी पक्ष में बोलेंगे। शशांक जी आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। मैम हमारे समाज में महिलाओं के लिए हमेशा एक अन्यथा दर्जा दिया जाता है, हमेशा एक उच्च वैल्यू पे क्रिएट किया जाता है उन्हें। तब ये कहा जाता है कि जते नमस्ते देवो क्यों तते नमस्ते देवी, मतलब जहाँ पे महिलाओं का आदर और सम्मान किया जाता है वहीं पे देव बसते हैं। तो हमेशा हमारे समाज में महिलाओं को एक उच्च लेवल पे लिया जाता है, एक उच्च वैल्यू से क्रिएट किया जाता है। Accordingly, law as created by today's scenario, it's very much shown that the protection of women is very necessary for the development of the society. So, very articles and sections are being created to protect the interest of the
women under section 100 of IPC, which clearly shows that if any crime has been connected against women, women can create anything against that. So they are very much, law has been created for the favor of the women. As a woman, as ऑडियो ऑफ ऑन कर देना ऑडियो रुको हेलो तो मैं हेलो देखो फुल स्क्रीन करते हैं 1 मिनट में म्यूट कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, सोहन जी अनम्यूट हो गए थे शायद। शशांक जी आप कंटिन्यू कीजिए। मैम, महिलाओं के लिए जैसे कई कानून भी करें, जैसे पॉस्को का, कि वुमेन जैसे पहले वुमेन को मरने से मतलब जन्म से पहले ही मत कर दिया जाता था, पर उन चीज़ों पर प्रोटेक्शन क्रिएट किया जा चुका है। पॉस्को इज वेरी मच वैल्यूबल विच कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन इन फेवर ऑफ द वुमेन। महिलाओं के लिए जैसे दहेज के उत्पीड़ना वगैरह से क्रिएट होती थी, तो उसके अगेंस्ट भी काफ़ी लॉ क्रिएट हुआ ताकि वुमेन को जीने का अधिकार ढंग से जीवित हो पाए और वो उच्च तरीके से जीवन अपना व्यापन कर पाए। जैसे उनको पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर पाए और ढंग से जी पाए विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन द हस्बैंड प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड उन्हें नहीं रिलेट करे तो भी वो फादर की प्रॉपर्टी से काफ़ी अच्छा जीवन अपना व्यापन कर पाए। सो लॉ हैज बीन क्रिएटेड अ वैल्यूबल इन फेवर ऑफ वुमेन, so women can live their life with full increment. As IPC, under IPC section 100, which clearly shows that if crime has been created, women can do anything for their self defense, even if the person is die. So law has been making so immature against women, so that the women can live their life with full genuinity and full improvement. ओके, ठीक है शशांक जी, आपने बहुत अच्छा बोला। इसके बाद आगे हैं खुश नावेद जी। खुश नावेद जी विपक्ष से बोलने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं बोलने के लिए? नावेद जी आप रेडी हैं? ओके, आई थिंक आई कैंट हियर। ओके, इसके बाद है चंद्रभूषण शांडिल्य जी। चंद्रभूषण शांडिल्य जी के बाद हैं अमनदीप कौर जी। अमनदीप कौर जी हैं यहाँ पे? हेलो जी नावेद जी, ओके। यस मैम, आवाज आ रही है मेरी मैम? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। खुश नावेद जी विपक्ष में बोल रहे हैं, आप स्टार्ट जी कर मैम। सकते हैं। जी जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा संक्षिप्त परिचय, मेरा नाम खुशनवेद है तथा मैं जिला न्यायालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में विधिक व्यवसाय करता हूँ। कानूनों द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा चुका है, जो कि आज का विषय है। मैं इसके विपक्ष में हूँ, जिसका मुख्य कारण है वर्तमान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एवं महिलाओं का अनेकों प्रकार से शोषण। चूंकि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अनेकों कानून बनाए गए हैं, परंतु धरातल पर उन कानूनों का पूर्ण रूप से पालन न होने के कारण एवं कानूनों के लचीलेपन के कारण वर्तमान में महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अनेकों कानूनों के होते हुए भी वर्तमान में महिलाओं के प्रति अपराधों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है एवं आए दिन विभिन्न प्रकार से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। आए दिन आज के सभ्य समाज में दहेज हत्या, दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बलात्कार की घटनाएं इत्यादि इसके मुख्यतः उदाहरण हैं। अतः सारांश में कहा जा सकता है कि आज तक कानूनों द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित नहीं किया जा सका है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद खुश नावेद जी। इसके बाद हैं अमन जी। अमन जी हैं यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हैं
हेमराज यादव जी, हेमराज यादव जी है यहाँ पे? हेमराज यादव जी, अंजलि मौर्य जी, ओके ठीक है। अंजलि मौर्य जी के बाद हैं शिवेंद्र सिंह जी, शिवेंद्र सिंह जी, हाँ शिवेंद्र हेलो सिंह जी, जी। गुड इवनिंग मैम। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। शिवेंद्र जी बोल रहे हैं, एक मिनट, शिवेंद्र जी पक्ष से बोल रहे हैं, ठीक है शिवेंद्र जी जी आप स्टार्ट कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवेंद्र यूपी से वाराणसी से बोल रहा हूँ और मैं कानून द्वारा ये जो कानून द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा चुका है, मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं इसके पक्ष की बात करूंगा। हालांकि आज के समय में लोग कहते हैं कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, कानून उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये हम कहाँ से मानते हैं? ये लोगों की सोच है। महिलाएं अभी जागरूक उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई हैं। इसका एक रीजन है। ये रीजन आपके घर से ही शुरू होता है। अगर आप अपने घरों से महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से उनको रहने खाने और आने जाने की अनुमति के साथ उनको सुरक्षित रखना चाहें तो रख सकते हैं और उनको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि हाँ आपके लिए भी कानून है। ऐसे तो नॉर्मल से अगर कहीं भी कोई महिला जाती है तो लोगों की निगाहें जो भी हो, आपके पास महिला हेल्पलाइन है 1090, पुलिस नंबर है 100 और भी कई सारे नंबर है। तो और इसमें महिला आयोग भी हैं, कानून के अधिकार भी आप लोगों के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता, सीआरपीसी 125 के और ससुराल में अभद्र व्यवहार, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारे कानून बने हुए हैं। इनकी जानकारी ना होने की वजह से आप महिलाएं पीछे रह जाती हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि घरेलू हिंसा जो अधिकार अधिनियम 2005 में बने थे, उन्हें देखते हुए घरेलू हिंसा को पुरुष हेलो जी शिवेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू जी जी घरेलू हिंसा में लोग पुरुषों को प्रधान मानते हैं कि पुरुष है तो घरेलू हिंसा होना जायज है। ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा के खिलाफ भी बहुत सारे आपके पास कानून है। और जो पति की संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, दहेज उत्पीड़न 498, बहुत सारे। और जैसा कि मैंने अभी कई लोगों को सुना और उनके सुनने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग जैसे ये हुआ, दीप्ति जी का कहना था कि लैंगिक उत्पीड़न, बदनामी का डर, पुलिस द्वारा रेप, सरकारी वकील की सहायता की जा सकती है, सरकारी वकील की मदद ली जा सकती है इन सब मामले में। और सबसे पहली बात यह कि किसी भी महिला को का अपने कार्य करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वो चाहे वकालत हो, पुलिस हो, एयरफोर्स हो, नेवी, मतलब घर से लेकर बिजनेस हो, कोई भी, हर एक जगह का पूरा अधिकार मिला हुआ है। और आज के समय ऐसा नहीं है कि किसी के पास मोबाइल ना हो। मोबाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसे आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, बना बाहर आने जाने का कोई टेंशन नहीं। रह गई कन्या भ्रूण हत्या, तो इसके लिए भी अभी कानून पारित हुआ जो कन्याओं को आप आगे बढ़ के उन्हें रोके, उन्हें बढ़ावा दें। सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है कि कन्याओं का भ्रूण हत्या ना हो और ना ही किसी बच्चे में किसी तरह का भेदभाव किया जाए। और महिलाओं के संरक्षण और उनके कानून के लिए, जैसे कि अब उनको कहीं कर्मचारी है महिला, तो उनको सुबह से शाम 7 बजे तक काम करने की पूरी छूट है। और इस काम करने के दौरान आपको
5 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए आराम की भी जरूरत पड़ती है और हर 5 घंटे बाद आराम दिया जाना जरूरी है। दूसरा कि अगर जहाँ से 30 महिलाओं से ऊपर अगर कोई कर्मचारी हैं तो उन जगहों पे बच्चों के लिए भी एक कमरा होता है। हर एक ऑफिस में, हर एक जगह पे बच्चों के लिए कमरा। अगर शादीशुदा महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, तो बच्चों को उस कमरे में रख करके आराम से अपने काम में व्यस्त रह सकती है। और किसी गर्भवती महिला के लिए कानून है कि उन्हें 6 हफ्ते पहले और गर्भ हो जाने के पश्चात 6 हफ्ते बाद तक उनको पूरी छूट दी जाती है। उनका वेतन नहीं कटता कहीं से। ऐसा अगर आपके कर्मचारी जो है उनके अगर ऑनर या फिर वहाँ के मालिक अगर आपके ऐसा कुछ करते हैं तो आप इसके लिए FIR भी कर सकती हैं। और तो महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ भी 2013 में कानून लागू हो चुके हैं। अगर आप इसका यूज करें तो आपको अच्छे तरीके से इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर किसी महिला के साथ किसी जेल में या कहीं भी अभद्र व्यवहार हो या उसके लिए कुछ अलग तरीके से उनके साथ टिप्पणी टीका किया जाए तो उनके लिए मुफ्त वकील भी हैं जो फ्री में उनके लिए वकालत कोर्स कर सकते हैं और वहाँ पे वो अपना केस लड़ सकती हैं। हाँ ठीक है शिवेंद्र कुमार जी। जी अभी थोड़ा नहीं दे रहा है। और तो और अगर पिता की संपत्ति में यदि अधिकार है तो पिता की संपत्ति में अधिकार आप दोनों का बराबर से मिलेगा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो या 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो। पिता की संपत्ति अगर 1 हिस्से की है तो उसमें 4 हिस्से बराबर के लगते हैं। उसके बाद अगर स्वयं संपत्ति का पूरा हक अगर कोई महिला अपने कमाए हुए पैसे खुद रखना चाहती है तो उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। पिता की और पति की संपत्ति में अधिकार महिलाओं का होता है जब तक कि वो किसी से तलाक नहीं ले लें अपने पति से और किसी दूसरे से शादी न कर लेती हैं, तब तक उन्हें गुजारा भत्ता का अधिकार है। मातृत्व का लाभ वो उठा सकते हैं 1961 की धारा के अनुसार, अधिनियम जो 1961 में लागू किया गया। महिलाओं के कर्मचारी के भी विशेष अधिकार हैं। प्लस महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है और दहेज निवारण के लिए उन कानून बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जानकारी न होने की वजह से आप पीछे रह जाते हैं। अगर इस समय की महिलाओं को बात की जाए तो अभी की महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है। रह गई कुछ बातें हैं जो लोग कहते हैं कि गैंग रेप, वो रेप, इसमें प्रेजेंट टाइम का जो चलन है कि मुझे प्यार करना है, मुझे ये है, मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसे चलन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे हुए हैं और ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिले। कुछ औरतें अपना बारात लेके अपने लवर्स के यहाँ चली जाती हैं। कुछ लोग तो शिवेंद्र जी आपका टाइम रन आउट कर रहा है, प्लीज आप रैप अप कीजिए। ओके ठीक है मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। महिलाएं कहीं से असुरक्षित नहीं है। कानून का पूर्ण रूप से अधिकार उनको मिला है, बस वो जागरूक नहीं है। और जो लोग जागरूक हैं वो अपना अधिकार पा लेती हैं। वो केस भी करती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती हैं, बहुत कम टाइम में भी उनका फैसला आ जाता है। जो लोग इस चीज में फंस जाते हैं, जिन लोगों को बरगला लिया जाता है, वही बस उनके काम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। जी बस मैं अपनी हड़ी को अभी विराम दूंगा। धन्यवाद। ओके धन्यवाद शिवेंद्र जी। इसके बाद हमारे पास हैं सौरभ मिश्रा जी। सौरभ जी बोल रहे हैं पक्ष की ओर से। सौरभ जी आप जी मैम। जी आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कि मुझे सुन पा रही हैं मैम? जी आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं।
आज के विषय के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ अपने ट्रक पर जब मेरा काम था तब मैं नहीं आ पाया कुछ कार्य की वजह से। कानूनों द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा चुका है। यह विषय था। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं अपनी बात आरम्भ करता हूँ कि सृष्टि सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री पुरुष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं। नारी अपने विविध रूपों में पुरुष को संवर्धन, प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है। माता के रूप में नारी पुरुष के चरित्र की स्वरूपण भूमि है और नारी के बतौर वह पुरुष उत्कर्ष का प्रसाद स्तंभ भी है। धन, वैभव, शक्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए नारी के विविध स्वरूपों की आराधना की जाती है। विभिन्न अनुष्ठानों एवं उत्सवों के रचनात्मक स्वरूप के माध्यम से समाज व संस्कृति को एक वैधता प्रदान की गई है। नारी को मानवीय से शुरुआत एवं मूलवान के रूप में स्थापित किया गया है। भिन्न देश, काल एवं परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति, योगदान एवं स्वरूप को लेकर मतांतर रहे हैं। मिशनरियों द्वारा कई बार कई सभ्यताओं पर उठाई गई हैं। साहित्य एवं ज्ञान लोक के ने नारी को गृह कार्य एवं काम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्य कार्यों ने सौंदर्य बोधक के रूप में। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति में बाधक माना गया है। सामाजिक संरचना, व्यवस्था, परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज ने मानवकृत होकर भी मानव शब्द विभेदक कार्य किए हैं। इन्होंने सामाजिकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों के आधार पर स्त्री पुरुष के विभेदीकरण की एक लकीर खींच दी। निर्माण की इस प्रक्रिया से लेकर समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुड़ती चली गई। उसे समाज में द्वितीय दर्जा दे दिया गया। भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति ये तो दशा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरती रही है। विभिन्न कालों में उसकी भिन्न महत्ता स्थापित की गई है। बौद्धिक व औद्योगिक क्रांति के इस नए दौर में महिलाओं की महत्ता स्वीकार की जाने लगी है। स्थिति पूर्वाग्रह, अभिव्यक्तियों, तौर तरीकों, रीति रिवाजों एवं विभिन्न रूप में धार्मिक मान्यताओं की प्रक्रियाओं को गति मिली है। महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है वर्तमान में, जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्वों का समन्वय है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में स्त्री अधिकारों व परिस्थिति और विचार मंथन होने लगा। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम नजर डालें तो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्त्री पुरुष समानता का प्रावधान किया गया। स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव, शोषण व दमन को समाप्त करने और मानवीय अधिकार देने की चर्चा की गई। इस दिशा में मैम भूमिगत स्त्री कन्वेंशन 1939 में कार्य करने का अधिकार कन्वेंशन 1948 में, समान पारिश्रमिक कन्वेंशन 1951, भेदभाव कन्वेंशन 1958, पारिवारिक दायित्व के साथ कर्मकार कन्वेंशन 1981 पारित किए गए। मैम 1975 में विश्व महिला वर्ष मनाया गया। स्त्रियों के लिए आयोग स्थापित कर महिलाओं पर विभिन्न विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए। मैम चूंकि मैं पक्ष में बोल रहा हूँ तो मैं अपनी बात स्पष्ट तौर पर ये कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए हमने विभिन्न कानूनों के द्वारा जितनी आवश्यकता थी उस स्तर पर हमने कानून बना दिए हैं। आज आवश्यकता है तो एक सामाजिक रूप से सोच बदलने की, संस्कार देने की। महिलाओं के लिए 1985 में संयुक्त राष्ट्र की विकास निधि बनाई गई। इस विकास की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान 1981 में स्थापित किया गया। महिलाओं की शांति व समूचे विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके महिला संगठन, समूह व संस्थाएं, जाने कितने संगठन कार्य इस समय प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हजारों संगठन कार्यरत हैं जो महिलाओं के दिशा में, महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पारिवारिक संस्था व्यक्ति परक न होकर समूह परक है। विभिन्न परिवेशों में व आयामों में स्त्री पुरुष सामूहिक शक्ति की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। इसलिए परिवर्तन राजनीतिक संस्कृति में भारतीय महिला को अपने मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित भारतीय संविधान में महिला पुरुषों को समान अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ में डालें तो महिलाओं को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। मैं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करता हूँ शार्ट में मैम, ज्यादा समय न लेते हुए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष स्त्री पुरुष दोनों को समान माना गया है, दोनों को कानून का समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15/3 जाति धर्म के आधार पर स्त्री पुरुष सभी को समानता दी गई है। अनुच्छेद 16(1) में लैंगिक आधार पर लोक सेवाओं में भेदभाव को प्रतिषेध करते
अनुच्छेद 19 एक स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार महिला एवं पुरुष दोनों को देने का उपबंध है। किसी भी प्रकार से हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता है। अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है। यह अनुच्छेद मानव व्यवहार, दुर्व्यवहार, बलात्क्रम तथा स्त्रियों के क्रय पर अंकुश लगाता है। अनुच्छेद 25 से 28 पुरुष महिला दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान करता है। कुछ क्षेत्रों में देखा गया है, हिंदू विधि के अधीन देखें तो कई क्षेत्रों में देखा गया है कि महिलाओं को मंदिर पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। कई ऐसी हैं, उसके विश्लेषण पे न जाते हुए हम संक्षेप में समझते हैं। आज भी कुछ एक विशेष धर्म में भी महिलाओं को धार्मिक स्थल पर जाने की आज़ादी नहीं है। अनुच्छेद 32 स्त्री पुरुष को संविधान उपचारों का अधिकार देता है। 39 घ महिलाओं को पुरुषों की भांति समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 40 इस अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से अधिरोपित की गई है। अनुच्छेद 51 का अंगा इसमें उल्लेखित है कि भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अनुच्छेद 225 निर्वाचन नामावली में महिला पुरुषों दोनों को समान रूप से शामिल होने का अधिकार देता है। यह समान अधिकार का ही उपबंध है। उक्त संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त भी भारत में महिलाओं के कतिपय कानूनी अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जैसे विवाह अधिकार के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विशेष उपबंध महिलाओं के लिए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा संशोधन 1986 भी महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ही लिया गया है। क्योंकि इसका बहुतायत मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय पार्लियामेंट को विचार करना चाहिए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 यथा संशोधित 1986 में संशोधन किया गया। स्त्री अपशिष्ट निरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 यथा संशोधित 1976 में संशोधन हुआ। प्रसव पूर्व निदान तक अधिनियम 1994, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1956, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, संशोधन 2005, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 आदि महिलाओं के कल्याण के लिए विधियां बनाई गई हैं। भारतीय कानून संहिता भी महिलाओं को सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करता है। इसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1960, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 समाप्त है। महिला आयोग, महिला थाना, महिला अदालतें महिला अधिकारों की वृद्धि एवं संरक्षण की दिशा में कार्यरत है। तथा कथित परंपरागत आधुनिक समाज में नारी दोहरे भार तले दबी है। मैं इस लाइन को दोहराता हूँ, दोहरे भार तले दबी है। मैम, इस समय आवश्यकता है कि हम संस्कारों के द्वारा इसमें एक महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से अपनी जवाबदेही तय करनी है और आने वाली पीढ़ी को, एक नन्हे शिशु को संस्कार देना प्रारंभ महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार है। सौरभ जी, आपका टाइम रन आउट करा है, प्लीज रैप अप कीजिए। मैम 10 सेकेंड ओनली। मैम, इसके बाद इसको प्राथमिक शिक्षा में सम्मिलित करते हुए ये मैम पूरी कहानी संस्कारों की है। महिला सुरक्षा को लेकर विधि की आवश्यकता भारत में नहीं है, सिर्फ संस्कार की आवश्यकता है, सोच की आवश्यकता है। मैम, इस साल मेरा विषय समाप्त होता है। मैम, थैंक यू। धन्यवाद सौरभ जी। इसके बाद है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी भी पक्ष में बोल रही हैं। मीनाक्षी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आपकी आवाज आ रही। मैं आज के डिबेट में नारियों को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित कानून द्वारा किया गया इसके पक्ष में बोलूंगी। हेलो जी मीनाक्षी जी। अच्छा, आप मीनाक्षी जी, आप सोहन मिश्रा आईडी से ज्वाइन हैं क्या? आप एक बार फिर अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक कृपया। हेलो। हाँ जी, बोलिए।
2015 एवं 16 में कराया गया राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS-4 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 30% महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर NFHS-4 में कहा गया है कि उसी आयु वर्ग की 6% महिलाओं को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज नहीं हो पाते, खासतौर पर तब जब पीड़िता को अपने पति, परिवार के सदस्य या किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। भारत से इस बुराई को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को व्यापक सूचना एवं संचार शिक्षा IEC के जरिए रोकने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के अभियान मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध और प्रतितोष अधिनियम 2013 और भारतीय दंड संहिता धारा 354A, 354B, 354C और 354D का अनुपूरक हो सकते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। ये सभी कानून यौन प्रताड़ना और दर्शनरति तथा पीछा करने जैसे दुर्व्यवहार के अन्य स्वरूपों से संबंधित है। हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब महिलाएं आगे आए और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएं, जो कभी कभार ही होता है। इस तरह आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में मामले दर्ज नहीं हो पाते, खासतौर पर जब पीड़िता को अपने पति, परिवार के सदस्य या किसी अन्य के परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए ये कानूनी प्रावधान 2013 में मुंबई पुलिस ने ORF के साथ साझेदारी करके मुंबई को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के तहत एक विज्ञापन अभियान की शुरुआत की। इस तहत महिलाओं को आगे आने और महाराष्ट्र पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 103 शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी साल O&M ने एक अन्य अभियान शुरू की जो महिलाओं के हित में था। महिला सशक्तिकरण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानून, विकास संबंधी नीतियों, योजना और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति का उद्देश्य बनाया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की वजह विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तिकरण प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। 8.1 घर के अंदर और बाहर निवारक और दंडात्मक दोनों प्रकार के दृढ़ उपाय बनाकर लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के हनन को दूर किया जाएगा और महिलाओं को संपूर्ण रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। बस इतना ही मैम, थैंक यू। हेलो जी मीनाक्षी जी, धन्यवाद। तो मीनाक्षी जी के साथ ही आई थिंक हमारी डिबेट का समाप्त होती है। तो आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी। तो आप लोग आगे भी पार्टिसिपेट करते रहिए और क्योंकि समय बहुत हो चुका है तो इससे ज़्यादा ना बोलते हुए हम इस सत्र इवनिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।